बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विजय साडा दिस साइड। एक इंटरव्यू जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इसके पहले मैंने 2 AIRs के इंटरव्यू लिए और इस इंटरव्यू का आप सभी का इंतजार था। आपने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर इनका भी इंटरव्यू आना चाहिए। हाल फिलहाल में ये टूर पे थे। मेरे साथ आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं अभिनव बिरोलिया, पटना बिहार से हैं। सर ये टूर पे थे अभी और अब वापस से टूर पे जा रहे हैं। आज भी टूर पे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है, जो बच्चे दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर लो, इनसे थोड़ी सी बात कर लो, आपकी स्ट्रैटेजी शेयर कर लो ताकि वो बच्चे भी कहीं ना कहीं इसे यूज कर पाए। सो अभिनव, मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से, वीलर्न की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपके लिए ताली बजाता हूँ। ऑल इंडिया रैंक 9, मतलब पहली बात तो सीए कोर्स के अंदर में रैंक ही लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसमें भी सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अभिनव, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि ये बताओ कि क्या आप कहां से हैं, क्या है, परिवार कैसा है। मैं ये बस इस कोशिश में हूं आपके बारे में जानने की कि एक बच्चा जो एक आम बच्चा है, क्या वो भी ये कर सकता है, या आप स्पेशल फैमिली से थे इसलिए रैंक में आए, या आपकी भी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी लेकिन आप में जज्बा था, क्या था ये सिचुएशन? पहली बात तो मैं पटना बिहार के एक छोटे से शहर से हूँ। और वहाँ पे मेरे परिवार में ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं। मतलब अपने फैमिली तो सबके लिए स्पेशल होते हैं, पर एज सच अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो एज सच कुछ खास नहीं था। तो नॉर्मल ही लाइफ थी मेरी भी, एंड नॉर्मल नॉर्मल स्टडीज चली मेरी। तो इससे तो मैं यही इन्फर करूंगा कि कोई भी आदमी कर सकता है, जज्बा होना चाहिए अंदर, जैसे आपने कहा। जज्बा होना और चाहिए। वो कंसिस्टेंसी, तो वो मोटिवेशन। मम्मी मम्मी क्या करती है आपकी? मम्मी हाउस वाइफ। पापा? पापा का अपना बिजनेस है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। सो एकदम नॉर्मल लाइफ। तो जब फाउंडेशन लिया था आपने, सीपीटी या फाउंडेशन जो भी दिया था अभिनव, ये बताओ कि उस टाइम पे रैंक तो आई गेस हट चुका है पहले से। उस टाइम पे कितने मार्क्स थे फाउंडेशन में? सर मैंने जब अटेम्प्ट दिया था तो मेरे टाइम पे रैंक था, एंड मेरे को AIR 50 उसमें भी आया था। बट ओहो, तो मतलब जब मतलब आपने दिया उस था तब इसमें रैंक था और एआईआर कितना था? हाँ, 50। 50। सो आपने फाउंडेशन में भी एआईआर ठोका, तब तो फिर ऑन कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि इंटर में तो अब मैं ठोक के दिखाऊंगा, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट, मतलब मेहनत तो उसी भरपूर से थी। कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ। अच्छा, मुझे एक यस बात सर। बताओ अभिनव कि जब कोई बच्चा चालू करता है या लेट से एआईआर चालू करता है, ऑल इंडिया रैंक चालू करता है, तो क्या ये पहले से थॉट होता है कि मेरे को लाना तो एआईआर ही है, या थॉट क्या होता है? मतलब ये थॉट चालू कैसे होता है, एआईआर वाली थिंकिंग कैसे चालू होती है? सर डिपेंड करता है खुद की मोटिवेशन पे। अब कुछ लोगों का पहले से ही मोटिवेशन बना रहता है, आइडिया बना रहता है कि नहीं, मेरे को तो AIR लाना ही है और उसके लिए मैं जितना कर लूँ कर लूँ। और जैसे मेरे केस में क्या था, मैंने फाउंडेशन में टू बी ऑनेस्ट AIR के लिए प्रेप नहीं किया था। बट क्योंकि मेरे को फाउंडेशन में AIR आ गया तो अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि इंटर में भी अब रैंक लाना है। भले ही मुश्किल हो, एक ग्रुप दूं, एक ग्रुप तो नहीं दूंगा, दोनों ग्रुप ही दूंगा और रैंक के लिए जाऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कॉन्फिडेंस जो चीज होती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर एक बार जो आ जाता है तो काफी फायदेमंद होता है। ओके, सो दैट वन थिंग इज, ये अंदर से आना चाहिए, कोई बाहर से कभी डेवलप नहीं कर सकता। ओके, सो इसकी प्रिपरेशन कब से चालू हुई? जैसे अगर मैं शुरुआत से चालू करूं, आपने फाउंडेशन का रिजल्ट दे दिया, पास हो गए, अब यहां से जो प्रिपरेशन थी, ये प्रिपरेशन कैसी हुई? तो जैसे मैंने फाउंडेशन के रिजल्ट्स, मेरे फाउंडेशन के जैसे रिजल्ट्स आए, तो मैंने उस समय ही सोच लिया था कि जैसे फाउंडेशन में मेरे को रैंक आया, मैंने उस समय ही सोचा कि मैं इंटर में भी रैंक के लिए जाऊंगा। पर मेरे को थोड़ा इंटर की प्रेपरेशन करने में थोड़ा डिले हो गया था, मार्च आ गया था, एंड मेरे को लगा कि मैं नवंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने उसी हिसाब से अपना प्लान किया कि मैं अगले मई में दूंगा। तो उस यू हिसाब से जब स्किप्ड अ मैंने पर्टिकुलर अटेम्प्ट और आपने प्रिपरेशन किया, Yes. क्योंकि आपको समझ में आ गया था कि मैं प्रिपेयर नहीं हूं, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन अटेम्प्ट यू ट्राइड कि मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं और मैं रैंक के लिए ट्राई करूं। यस एग्जैक्टली। मतलब मैं सो जैसे ग्रुप 1 की पढ़ाई, क्लासेस जो भी कुछ है, ये कितने महीने में कंप्लीट हुई?
सर मेरी क्लासेस तो ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट हो गई थी तकरीबन सितंबर अराउंड कंप्लीट हो गई थी, पर मैंने जीएसटी, जैसे मैंने आपका लेक्चर तो ले लिया था इनकम टैक्स, पर फिर मेरे को समझ में आया कि इनकम टैक्स में हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैंने जीएसटी नहीं लिया, जीएसटी मैंने बाद के लिए रखा, एंड उस हिसाब से मेरे लेक्चर्स करीब सितंबर अक्टूबर तक हो गए थे, मिड अक्टूबर। और सेकंड ग्रुप के? सेकेंड ग्रुप से फिर उसी समय से शुरू कर दिया, और फिर बीच में थोड़े कॉलेज के एग्जाम्स भी आए थे, तो वो थोड़ा एक्सटेंड होके फेब तक पहुंच गया। ओके। अभिनव, जैसे आपकी क्लासेस पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में हुई, तो ऑब्वियसली ये पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मोड में हुई होगी, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इन पेन ड्राइव गूगल ड्राइव मोड के अंदर में क्या रहा? मेरा बोलने का मतलब ये है कि कौन सी चीजें हैं जो पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव क्लासेस करते वक्त बच्चे ने अवॉइड करना चाहिए? मैं ऐसा सवाल एक बहुत लॉजिकल पॉइंट से पूछ रहा हूँ। लॉजिकल पॉइंट ये है कि कई बच्चे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ले लेते हैं, लेकिन 6 महीने का टाइम, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितने भी टीचर क्लासेस देते हैं वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ देते हैं, तो 6 महीने का टाइम देने के बावजूद भी बच्चा क्लास नहीं कंप्लीट कर पाता। तो ऐसी क्या गलतियां हैं पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के आज के, क्योंकि पढ़ाई और एजुकेशन का सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, तो कौन कौन सी गलतियां बच्चों ने अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो क्लासेस जल्दी कंप्लीट कर लें और रैंक के लिए अप्रोच करें? सर पहली बात तो मैं बेनिफिट्स बताना चाहूंगा, मतलब जैसे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के बेनिफिट्स तो काफी सारे, मैं अपने कन्वीनियंस पे अपने लेक्चर्स कर सकता हूँ कोई भी टाइम पे जो मेरे को सूट करे, जैसे मेरा रेगुलर कॉलेज है तो मैं उसके साथ भी एडजस्ट कर सकता था, फिर उसमें स्पीड का भी ऑप्शन रहता है, रेगुलर डाउट सपोर्ट भी रहता है, तो ये सारे बेनिफिट्स तो है ही। एक मेन चीज जो पेन ड्राइव या ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ ध्यान रखनी है, ये कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। जैसे मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं दिन में 3 लेक्चर तो कम से कम देखूं, टाइम बच गया तो चौथा देख लिया, पर 3 मिनिमम, जैसे अगर रेगुलर कोचिंग हुई तो। हाँ आई जस्ट इंटरप्टेड, दिन में 3 लेक्चर, ओके स्टार्ट। हाँ, दिन में 3 लेक्चर तो मिनिमम, टाइम मिला तो चौथा लेक्चर देख लिया। कोई दिन होता है कि जिस दिन आप नहीं कर पाए, कहीं बाहर जाना पड़ गया, कुछ काम आ गया, तो उस चीज को दिमाग पे प्रेशर बना के नहीं रखने का होता है वो, एंड नेक्स्ट डे get back to the same flow, continuing with the 3 lectures that you considered. Okay, so अभी ना 3 लेक्चर, तो ये 3 लेक्चर कौन से होते थे? आई मीन कंपोजिशन क्या होता था? प्रैक्टिकल थियरी प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल थियरी, क्या कंपोजिशन होता था? तो सर जैसे मेरी बात करें तो मेरे को हमेशा प्रैक्टिकल बेटर लगता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि थ्योरी मेरे को याद करना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम फॉर मी टू लर्न थ्योरी। सो मैंने हमेशा दो लेक्चर्स प्रैक्टिकल एंड 1 लेक्चर थ्योरी लेके चला। ओके, सो अब जैसे कई बच्चे लेक्चर चालू करते हैं और लेक्चर करते वक्त, ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के लेक्चर करते वक्त क्या किया जाता है? जैसे आप क्या करते थे? आई सिंपली मीन टू आस्क कि आप साथ में मोबाइल रखते थे या मोबाइल को बिल्कुल अलग रख के 100% कॉन्सेंट्रेट करना, या चलता था कैजुअली थोड़ा बहुत देख लिया पर लेक्चर करना, और साथ साथ में होमवर्क और पढ़ाई किस तरीके से मैनेज होती थी? सर आइडियली देखा जाए तो मोबाइल को साइड ही में रखना चाहिए, पर कभी कभी मेरे साथ भी मोबाइल रहता था, बट जब मेरे को लगता था कि वो मेरे लिए काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है लेक्चर के बीच में, मेरे 1 घंटे को लेक्चर को लग रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा, तो मैं उसे साइड रख देता था कि नहीं अब छोड़ देते हैं, अब लेक्चर पे ध्यान देते हैं, फिर होमवर्क करेंगे उसके बाद देखेंगे। सोशल मीडिया से मुझे याद आया, क्या एग्जाम से पहले सोशल मीडिया क्विट किया था या चालू था, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था? सर इंस्टाग्राम तो क्विट किया था, व्हाट्सएप में मेरे कॉलेज के ग्रुप्स के काम वाम सब चलते रहते, तो वो नहीं क्विट किया, पर इंस्टाग्राम मैंने क्विट मैं समझ रहा हूँ इंस्टा क्यों क्विट किया होगा तुमने। सर एक तो ये रील सेक्शन जो टिकटॉक में घूम के इधर आ गया ना, टिकटॉक तो यूज कोई नहीं करता, काली काली 2 अखियां, मैं समझ रहा हूँ, काली काली 2 अखियां। और उस टाइम तो है। और आपके अटेम्प्ट के टाइम में तो पारी हो रही है फेमस हुआ था। क्या फेमस हुआ था? हाँ पारी हो रही है, हाँ। बहुत चीजें फेमस हुई थी सर। यस यस यस। अच्छा अभी ना इसके साथ मुझे बताइए, अब जैसे 3 लेक्चर आपने कर लिए, तो लेक्चर के बाद ही तुरंत उसका रिवीजन हो जाता था, या आप पर्टिकुलर सैटरडे संडे फिक्स करते थे कि भैया ठीक है मैंने लेक्चर देख लिया पर रिवीजन में अब करूंगा, ये क्या होता था? अब जैसे अकाउंट्स एंड कॉस्ट, जैसे ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, तो इसमें होमवर्क्स मिल जाते थे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस बना लो,
और जैसे आपका भी टैक्स में आप भी डेली होमवर्क दे ही देते थे, एक ना एक क्वेश्चन या फिर कुछ ना कुछ दे ही देते थे। तो उसी के साथ साथ जब वो क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन के साथ साथ जितने कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए और जो बचे कॉन्सेप्ट खुद से एक बार रीड कर लिए, तो वो सेम डे मैं कर लेता था। इवन थ्योरी भी मैं कोशिश करता था सेम डे करने का, बट कभी कभी वो रह जाता था, तो फिर वो थोड़ा नेक्स्ट डे क्यूमुलेट हो जाता था या वीकेंड पोस्टपोन हो जाता था। बट कोशिश रहती थी कि सेम डे रिवाइज कर लूं। बट इसमें भी एक चीज है कि जैसे जब आपका लेक्चर ओवरऑल भी खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा लॉ का लेक्चर खत्म हो गया, तो उसको भी पूरी तरीके से छोड़ नहीं देना है। मैंने ये गलती की, तो मैंने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया था। बट एंड जब एंड में मैं उसे रिवाइज करने आया, वापस से पढ़ने आया, तो मेरे को लगा कि मैं उस सब्जेक्ट को वापस से पढ़ रहा हूँ, काफी चीजें भूल गई थी। तो ये चीज को थोड़ा अवॉइड करना है एंड ट्राई करना है कि अगर लेक्चर खत्म हुआ तो दिन का कुछ नहीं तो आधा घंटा 20 मिनट भी अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका लेक्चर खत्म हो गया आप दे सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी गुड। ओके, तो अब अगर मैं जैसे थियरी की बात करूं, हम लॉ का सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। जैसे आपने लॉ का कंसेप्ट पूरा खत्म कर लिया, रिवीजन करने के लिए आ गए, तो ये जो रिवीजन आप करते थे, ये लिख के करते थे या रीड आउट कर लेते थे? सर मेरा मिक्स चलता था। मतलब मैं ऐसे देखिए, टीचर नोट्स मेरे को बना देता, टीचर जिससे मैंने लेक्चर दिए थे उन्होंने मेरे को प्रॉपर नोट्स बनवा दिए थे। तो मेरे को ऐसा ये नहीं लगा कि मेरे को मतलब वापस से प्रॉपर नोट्स लिख के बनाने। मेरे को जो कुछ एरियाज जो मेरे को याद नहीं हो पाते थे बोल के या फिर इससे, मैं उन्हें लिख के याद कर लेता था। पर जनरली आई प्रेफर्ड लर्निंग ओरली। परफेक्ट। सो दूसरे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, इनको सॉल्व किया या ऑडिट किया? अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूं, तो मैं मैक्सिमम टाइम पे क्या करता था, हाँ ये आ गया, ये आ गया। तो यू एक्चुअली स्पेंडेड टाइम इन जॉटिंग डाउन ऑल द थिंग्स और ऑडिट करते रहे? क्या होता रहा मतलब? नहीं सर, मतलब एक बार तो सारे क्वेश्चंस खुद से पूरी तरह बनाए, उसमें फिर जो मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे उसको एक बार स्टार मार्क कर लिया, उसमें कहाँ पे कौन सा पॉइंट है डिफिकल्ट, वहां पे थोड़ा अलग से स्टार मार्क कर लिया या हाईलाइट कर लिया, ताकि अगर मैं उस क्वेश्चन को वापस से बनाने का टाइम नहीं भी मिला, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी है, जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को इजीली रिवाइज कर पाऊँ। तो एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी बनाना इज इम्पोर्टेंट, ताकि आपके एंड में जो एक दिन बचते हैं, एक दिन में तो रिविजन करना इज काफी मुश्किल, बट उस एक दिन में अगर आपके नोट्स स्ट्रक्चर्ड रहते हैं तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कॉस्ट में एक गलती अभिनव इनफैक्ट मैंने भी करी थी, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थियरी नहीं पढ़ के जाता था। तो क्या रैंकर्स इसमें कुछ और अप्रोच रखता है? सर मतलब जैसे अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह से काफी हद तक थ्योरी है, तो उसको तो पढ़ना काफी जरूरी है। और मतलब मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं और भी चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ पाऊँ, बट अगर टाइम नहीं रहे तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि पहले प्रैक्टिकल पे 100% पकड़ बना लूँ। टाइम बचे तो मैं थ्योरी पे जाता था, क्योंकि अगर जैसे पास्ट क्वेश्चंस भी देखे, अगर आप थ्योरी जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, 5 में से 4 करने रहते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आप थ्योरी स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। इन द एंड आप इफेक्टिवली 100 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं। बट प्रेफरेबली थ्योरी याद नहीं तो एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में आए तो कुछ ना कुछ लिख दे। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं रीड एटलीस्ट कर लेता था, ताकि कुछ ना कुछ अगर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं थ्योरी में जाके कुछ ना कुछ लिख दूं, ताकि कुछ नंबर मिला। जिंदगी में ना हर स्टूडेंट चाहे वो रैंकर ही क्यों ना हो, एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिससे बहुत डर लगता है, आप बोलते हो कि यार यही है जो बर्बाद करेगा। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था? सर टैक्स बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं टैक्स तो नहीं सर, टैक्स मेरे को काफी सही सब्जेक्ट लगा था। मतलब मेरे को मेन टेंशन होता था EIS में एंड लॉ में। ओके, ये तो जैसे अब आपका ये डर है, देश के हजारों बच्चों का ये डर है, ये डर से ओवरकम कैसे किया जाता है? क्योंकि डर तो डर होता है और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो आप सर मेरे अकॉर्डिंग किसी भी डर को सही करने का या उससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है, उसके थ्रू जाना। अब जैसे मेरे को EIS में डर लगता है, मैं और कोई दूसरे सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है,
तो मैं EIS में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करूंगा EIS को, मल्टीपल टाइम्स रिविजन दूंगा। उसी तरह लॉ लॉ अगर लॉ में मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं कुछ याद नहीं कर पाया, या फिर उसमें तो केस स्टडीज भी आती है, तो अलग अलग जगह से केस स्टडीज पढ़ा, मतलब मॉड्यूल के तो एक ही क्वेश्चन बना लिए। तो द मेन थिंग इज उसके थ्रू जाना, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो अब बन रहा है। मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो बनना थोड़ा मुश्किल है, बट जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा आप उसको पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका बनने लगेगा। एक बार अगर बनने लगा कोई भी चीज, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और डर जाने लगता है। क्या बात है। अच्छा, हर्डल्स एक ऐसी चीज है जो हर एक के रास्ते में आती है, तो ऐसी कौन सी हर्डल्स थी जो एग्जाम से पहले आपको भी झेलनी पड़ी? सर हर्डल्स, एक तो मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन, ये आजकल सभी का हो गया है, एक ये तो मेरा भी डिस्ट्रैक्शन था, उसको ओवरकम किया। थोड़ा हर एप्स पे एक टाइमर लगा दिया कि इतना टाइम से ज्यादा नहीं यूज करना। फोन में आजकल वो फीचर्स भी आने लगे हैं, वो हर्डल्स। फिर मैं जैसे रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट था, तो थोड़ा बहुत कॉलेज का भी वर्क इधर उधर आ ही जाता था। साथ साथ मेरा तो एग्जाम भी पॉसिबिलिटी था, बट वो कैंसिल हो गया, बट पॉसिबिलिटी था, तो उसको भी दिमाग में लेके रखना। एक वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस पैंडेमिक के टाइम था कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, इस चीज को लेके जो एम्बिग्विटी थी वो काफी आदमी को कंप्लेसेंट कर देती थी। जैसे मे अटेम्प्ट जो भी होने वाला था वो बीच में पोस्टपोन हो गया था, कोई डेट नहीं बताया गया था, इंडेफिनिटली पोस्टपोन हो गया था। अब जैसे काफी दिन उस समय सिचुएशन भी इतनी खराब थी कि लग रहा था कि अब तो नवंबर अटेम्प्ट ही होगा। आदमी कंप्लेसेंट हो गया, मैं खुद भी कंप्लेसेंट हो गया, और मेरे को लगा कि अब थोड़ा नॉर्मल पेस पे अब टेस्ट सीरीज हो सब पे मैं ध्यान देने लगा कि चलो अब धीरे धीरे टेस्ट सीरीज भी मंगवाऊंगा, उसमें भी करूंगा, क्योंकि अब मेरे को लगने लगा था कि नवंबर अटेम्प्ट है। बट देन वापस से आ गया, एंड देन फिर वापस से वो स्पीड पकड़ना पड़ा। तो ये जो पॉज कंटिन्यू चलता है, इससे ओवरकम करना इज वन ऑफ द मेजर हर्डल्स। तो ये सारे कुछ हर्डल्स। उठना कितने बजे? सर मेरा रूटीन पूरा रात वाला रूटीन था। मेरा रूटीन एग्जाम के समय, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन भी है तो काफी डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैंने अपना रूटीन पूरा रात वाला रूटीन बना दिया। मैं तो सोता अपन दोनों भाई भाई है, रात वाले लोग हैं अपन, अपनी एनर्जीज रात में फ्लो करती है वाले लोग हैं अपन। एग्जैक्टली, जेन्युइनली मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों की एनर्जी रात में ही फ्लो करती है। उनमें से मैं मतलब अपने घर वाले अपने को निशाचर बोलते हैं। एग्जैक्टली। मेरी मम्मी मेरे को लेजिट उल्लू बोलती है। मेरे अगर सबसे बड़े भाई को अगर तू देखेगा ना अभिनव, उनको मॉर्निंग में तू 5 बजे उठा, वो बहुत खुश है। मेरा 5 बजे सोने का टाइम है। एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसा आज मेरे भैया, मेरे सबसे बड़े भैया विनय भैया, कई बार ऐसा होता है उनके साथ। मतलब वो सुबह 7 बजे मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं सोया, वो बोल रहा है भाई 7 बज गए सोया है। मैं बोला भाई अपने टाइम मैच नहीं करते, क्या करूं मैं। तो टाइम टेबल क्या था, फिर भी जैसे अपने जैसे जो निशाचर लोग हैं, जो अपन रात वाले लोग हैं, बैटमैन लोग हैं, ये क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं? अब जैसे आप हो तो आप क्या शेड्यूल फॉलो करते थे? मैं शेड्यूल फॉलो करता था कि जैसे 12 बजे तो मेरा उठना ही रहता था, तो 12 से 1 सवा 1 तक फ्रेश खाना वाना सब हो जाता था। उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा फ्रेश हो जाता था। उसके बाद करीब 1:30 बजे से मेरा टारगेट रहता था कि मैं पढ़ने बैठूं। कभी वो 2 भी बज जाता था, कभी 1 बजे ही शुरू हो जाता था, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता था। उसके बाद मैं शुरू करता था, एक सब्जेक्ट करीब 2 घंटे 1.5-2 घंटे लेके बैठता था। तो फिर उसके बाद फिर जो 4 बज जाता था करीब, तो 4 बजे मम्मी फिर खाना देती थी। 4 से 5 फिर वो 1 घंटा का हम ब्रेक ले लेते थे थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। एंड देन फिर 5 से 8, 9, 9:30, 10, मतलब जब भी खाना बने नेक्स्ट, तब तक पढ़ लेता था। फिर खाना खाया, फिर आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स किया, फिर वापस करीब 11 बजे पढ़ने बैठता था। उसके बाद जब सब सो जाते थे, तब मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती थी। मतलब जैसे दिन वाले टाइम में जो मेरे 2 स्लॉट्स थे, उसमें तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होते रहता था। मैं ही उठ के बाहर चल जाता था अपनी बहन से बात करने या मम्मी से बात करने। बट रात वाले टाइम में मेरी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती थी। मैं 11 से करीब 4-5 बजे स्ट्रेट पढ़ लेता था। तो एंड कभी कभी उससे ज्यादा भी, एग्जाम टाइम तो काफी ज्यादा 7-8 बजे तक पढ़ा है सुबह सुबह।
तो इसका तो बेसिकली मेरा यही शेड्यूल था, रात में मैं स्ट्रेट पढ़ लेता था और वो हो भी जाता था रात में इजीली। तो जो बच्चे लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चों को लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे पर शांति में पढ़ने की आदत है, ये बहुत अच्छा सजेशन दिया उन्होंने कि रात के टाइम जब सब सोए हुए रहते हैं, इनफैक्ट दिन में मम्मी भी ये कर ले वो कर ले ये कर ले वो कर ले हो जाता है, तो आप अपने दिन के टाइम की जगह रात के टाइम की प्रोडक्टिविटी को यूज कर सकते हो डिपेंडिंग, क्योंकि आप कहीं बाहर जा नहीं पाओगे, कोई काम हो नहीं पाएगा, तो रात को आपको शांति में मिल जाएगी, सब सोए हुए रहेंगे और आप अपना काम आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको कोई नेटफ्लिक्स ओपन करके चिल ना कर लो। यस अच्छा, तो अभिनव एक और बात बताओ यार, 3 घंटे जो आप पढ़ कितना भी लो, अगर आपने 3 घंटा प्रॉपर मैनेज कर लिया तो वो सही मैनेजमेंट होता है, ऐसा कहते हैं। तो जो 3 घंटे का मैनेजमेंट है, एग्जाम वाले दिन क्या होता था, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ कुल मिला करके। जैसे अब तुम कॉस्टिंग का पेपर दे के आए, अब टैक्स का पेपर है नेक्स्ट, तो जैसी कॉस्टिंग का पेपर अभिनव दे के आया, अब वो टैक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करता था, DT GST और क्या क्या करता था वो? तो लेट्स से आप मेरे घर पे पहुंच गए पेपर देके, अब क्या? तो सर मेरे केस में क्या होता था कि मैं जनरली थोड़ा कम ही सो के जा पाता था एग्जाम वाले दिन, क्योंकि थोड़ा सिलेबस का प्रेशर रहता था, तो थोड़ा कम सो के जा पाता था। 6 बजे मान लीजिए मैं पहुंचा, मैंने खाना वाना खा के 6:30 बजे तक फ्रेश हो गया। उसके बाद मैं मतलब एक प्रॉपर स्लीप ले लेता था, मतलब 3-3.5-4 घंटे का। फिर 10 बजे करीब उठ के खाना खा के फिर मैं 11 बजे से पढ़ने बैठता था। एंड क्योंकि मेरा शेड्यूल पूरा रात वाला हो गया था उस समय, फिर मैं 11-11:30 तक पढ़ने बैठ जाता था। एंड फिर अगले सुबह जब तक मेरे को नींद नहीं है तब तक मैं पढ़ लेता था। एंड उस समय मेरे को थोड़ा ऐसा हो गया था, 7:30-8 बजे तक नींद ही नहीं आता था। फिर वही 8 बजे सोया, फिर 12 बजे तक उठा। एंड मेरे को ये लगता है कि जो रात वाला शेड्यूल मेरा हो गया था, इसके चक्कर में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता था, मतलब जैसे थोड़ा कम भी सोता था। एंड अब जैसे मैं 12 बजे उठा, 12 से मेरे पास अगले दिन के 8 बजे तक तो है ही, तो उतना टाइम में मेरा DT GST वो सब कंप्लीट हो जाता था। तो एक ये भी चीज है। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ी अपने स्लीप पे कंट्रोल कर लिया था, थोड़ा कम सो रहा था, अगर ऑनेस्टली बोली तो 3-4 घंटे कम सो रहा था। एंड उसमें मैनेज भी हो जा रहा था। एंड मेरे को लग रहा था मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी आ गया है, तो इफेक्टिवली वो प्रिपेयर हो जाता था। ओके, सो पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, पहले GST या पहले DT, क्या प्रिपेयर होता था एग्जाम के डे से पहले? अच्छा, एग्जाम के डे से पहले तो शायद मेरे को मेरा DT स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा, तो मैं DT ही प्रिपेयर करता था। उसके बाद फिर मैं GST प्रिपेयर कर लेता था। पर ऐसे देखा जाए तो टैक्स में मेरे को दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट लगते थे, तो पर पहले मैं DT ही प्रिपेयर करता था, उसके बाद फिर मैंने GST प्रिपेयर करा था। ओके, सो अभिनव, नो डाउट आपके और ऐसे कई और भी दोस्त हो सकते हैं who was not able to clear this examination। अब जैसे उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, अब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, यहाँ से बच्चा क्या स्ट्रैटेजी ले ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी अपनी चीजें कर पाए? आप अगर सजेस्ट करना चाहेंगे किसी भी बच्चे को कि भैया क्या किया जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बच्चे की? सर पहली बात तो मैंने ये लाइन कहीं पढ़ी थी, इस लाइन में ये लाइन लिखी हुई थी कि जब आप री दे रहे हैं, आप कोई चीज फेल करके उसके लिए वापस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस बना हुआ है उस अटेम्प्ट का। तो पहली बात तो वो एक्सपीरियंस जो आपने पढ़ा उस चीज को यूटिलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मतलब जैसे क्यों पास नहीं हुए, किस सब्जेक्ट में कमी रह गई थी, किस सब्जेक्ट में फेल किया, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है कि जरूरी रहता है, अपना वो पता लगाने के लिए कि आप कितने पानी में हो बेसिकली। नहीं तो सीधे एग्जाम में जाके आप अगर कोई भी पेपर दोगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपको पता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस पेपर्स या MTP RTP ये सब तो बना के एक बार देख लेना चाहिए, कि पता चले कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं लैग कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो जो सब्जेक्ट आपका पीछे छूटा है उस पर फोकस देना, पेपर्स इफ पॉसिबल आपके पास टाइम बचे तो बना लेने कि पता चले कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं लैग कर रहे, क्योंकि एक बार आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है।
अब आपको अपने लूप होल्स, अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ना है जिसने आपको डुबाया या फेल कराया, एंड उसको फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाना है अपना, ताकि वहां पे आप मैनेज कर लो। परफेक्ट। सो टेस्ट पेपर्स आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया एक टेस्ट पेपर आपने ज़रूर देना है, टेस्ट पेपर को एनालाइज करना है, क्योंकि ये बात पे मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि विराट कोहली साहब, धोनी साहब, रोहित शर्मा जी कभी भी वर्ल्ड कप के लिए उतर गए विदाउट प्रैक्टिस। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, और प्रैक्टिस तो आपको लगेगी और टेस्ट पेपर आपको गाइड करेगा। अच्छा, ये जो 3 घंटे ये कैसे मैनेज होता है? कई बच्चों का एक सवाल था जो मैंने लिख के रखा था और मुझे लगा था कि मैं आपसे पूछना चाहिए। ये जो 3 घंटे है, क्योंकि कई बच्चे पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या कोई टाइम मैनेजमेंट का ट्रिक है जिससे 100 मार्क का पेपर सॉल्व हो जाए? क्योंकि बच्चों को लेट से आ रहा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो ऐसा क्या टाइम मैनेजमेंट का ट्रिक है? सर, एक तो स्पीड तो बनानी है, स्पीड बनेगा आपके रेगुलर, मतलब 2-3 पेपर सॉल्व करने के बाद ही स्पीड बनेगा। पर खैर मेरे भी केस में मैं काफी ज्यादा पेपर नहीं सॉल्व कर पाया, तो मेरा एक फोकस था, जैसे अकाउंट्स में मतलब सीधा लिखूं लेकिन क्लीन लिखूं, लेकिन एक बार के लिए लाइंस जो बनाने में टाइम जाता है उसको थोड़ा एक बार के लिए लास्ट के लिए बचा कर रखूं। मैंने ये करा था। और मतलब पहले पूरा कंटेंट लिख दो और डिजाइनिंग वाला पार्ट एंड वाले में रख दो। ओके। हाँ, और थोड़ा क्लीन लिखो, ताकि ऐसा नहीं कि जब लाइन बनाने जाए तो लाइन आपका काट रहा है उसको। मेरे को आदत थी थोड़ा साफ लिखने की, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम ज्यादा हुआ नहीं, एंड मैंने एंड तक जितने लिख पाया, एंड उसके बाद फिर मैं अपने सारे लाइंस बना लिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा टाइम बचा लिया। एंड कंटेंट भी मतलब ऐसे इन जनरल मैंने सुंदर लिखा था, तो इन जनरल अगर कहीं मेरा लाइन बनाना मिस भी हो जाता है तो वो उधर कंपनसेट, मतलब बहुत मेरे को रिस्क नहीं था कि मेरे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेबल था मेरा पेपर। परफेक्ट। तो जैसे अभिनव ये 3 घंटे का, आपका भी ऐसा हुआ था कि कुछ पेपर 100 मार्क का कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे कि या एक आधी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, मे बी पॉसिबल, तो उसके लिए फिर टाइम वेस्ट किया या जितना आ रहा है उतना लिख दिया, बाकी का एंड में देखे फिर नहीं लिखा, या जो भी कुछ ऐसा कभी हुआ ही था सर, मतलब जैसे अकाउंट्स में हुआ था। अकाउंट्स में एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि आपने पूरा बना दिया, एंड में आके लग रहा है अरे यार यहाँ पे कहाँ गलती है। हाँ। तो मतलब उसके लिए एक मैंने सोचा था कि 5 मिनट एटलीस्ट, मतलब एट मैक्स 5 मिनट उसके लिए रखो, अगर मिले तो मिले, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। एंड पेपर एंड में अगर कुछ अगर मालूम है या फिर कुछ बचता है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर कोशिश रहती थी पूरे पेपर कंप्लीट करने के लिए। भले ही मेरे अकाउंट्स में पूरे पेपर कंप्लीट नहीं हुए मेरे, तो और उसका एक कारण ये भी था कि मैं क्वेश्चन में अटक गया था, क्योंकि आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था। बट कोशिश रहनी चाहिए कि एक अपने स्पीड के हिसाब से एक टाइम सेट कर लूं कि अगर इस क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ या कोई भी क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ तो उतने मिनट से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। या फिर कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर का है, तो उसमें 1.5 नंबर्स इंटू 1.5 से ज्यादा टाइम में ना दूं, ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम बचा रहे। एंड इस स्ट्रैटेजी से अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करने लगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके आदत में बन जाएगी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसमें डेट 1.5 यानी 15 मिनट्स दूंगा। पहली बार 20 मिनट में बनेगा, 30 मिनट में बना, फिर 25 मिनट में बना, फिर वो आदत बनते बनते 15 मिनट पे आ ही जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। ओके, परफेक्ट जी। अभिनव, क्या कहना चाहोगे उन सारे बच्चों से जिनका कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया, उन्हें मोटिवेट करने के लिए या उन्हें एक राह दिखाने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी का क्लियर नहीं है तो उसे स्टार्टिंग करना है, उसके पास पहले का एक्सपीरियंस बना हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस आप यूटिलाइज कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए तो अभी कुछ नहीं है या फिर वापस से देना पड़ेगा, तो आपके पास उस पुराना एक्सपीरियंस है। आप ये सोचिए कि आप जो लोग पहली बार देंगे आप उन लोग से कितने आगे हो कंपैरेटिवली। एंड इफ आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर लिए तो जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो है ही आपके साथ, पर आप अपने वीक पॉइंट्स पे भी काम कर लिए तो आपका कितना बेटर हो सकता है रिजल्ट। और यही बात है कि कोशिश करेंगे
तो उसका आउटकम आना ही है। ऐसा नहीं कि आपका कोशिश कभी कहीं वेस्ट आता है। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो उस उतना टाइम आपने जो अपना मेहनत दिया वो कभी बर्बाद नहीं जाती है, भले ही आपके अगले अटेम्प्ट में काम आ जाएगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ वापस से एक अटेम्प्ट देना है एंड होपफुली क्लियर हो जाएगा। सो फाइनली अभिनव, इसके बाद क्या आर्टिकलशिप वगैरह कहाँ सोचा है, कुछ सोचा है, नहीं सोचा है? सर रेगुलर कॉलेज है तो अभी तो आधा एक साल है कॉलेज खत्म होने में, उसके बाद मैं शुरू करूंगा अपनी आर्टिकलशिप। फाइनल अटेम्प्ट कब ड्यू होने वाला है आपका? उस हिसाब से जैसे अगर मैं 2022 में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करता हूँ तो 2025 में करीब मेरी फाइनल अटेम्प्ट होगी। ओके ओके। सो रैंक में आने के बाद जिंदगी में बदल क्या जाता है, मतलब वो एक्सपीरियंस? क्योंकि मेरे को याद है अपन दोनों का वीडियो कॉल हुआ था और आई कुड सी द मोर हैप्पी फेस ऑफ योर मदर एंड फादर जिस दिन अपनी बात हो रही थी। तो मैंने देखा था कि स्पेशली मम्मी और पापा के आंख में आंसू आ गए थे। दे वर लिटरली हैप्पी, मम्मी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। तो क्या ऐसा बदल गया? वो टाइम क्या था, जैसे पता चला रिजल्ट वाला मूवमेंट चाहिए मेरे को। सर मतलब जैसे पहले भी बताया, मैंने रिजल्ट अपने अपने में ही चेक किया। मैं सो ही रहा था, 10 बजा था तब रिजल्ट आया था। मेरे को मेरे दोस्त का फोन आया कि चल रिजल्ट आ गया चेक कर। तो मैंने उसी समय चेक किया, ना बाहर गया ना किसको बताया कि रिजल्ट आ गया। चेक किया, पास लिखा आया, मैं खुश, एकदम पूरा खुश, उछलते उछलते बाहर चल गया। मम्मी खुश, मम्मी मेरे को हक की, मैंने अपने बहन को भी हक किया। पापा उस समय बाहर गए थे कुछ काम से, पर मैंने मम्मी और मेरी बहन को भी हक किया। और पास लिखा है, काफी खुश, पास नहीं काफी खुश, क्योंकि मैं डरा था कि ऑडिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इन जनरल काफी खुश थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो टेस्ट चेक कर ही लेता हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा चलो चेक कर ही लेता हूँ। फिर वहां पे 9 लिखा आया, मैं एकदम शॉक हो गया था। मम्मी भी शॉक हो, मम्मी शॉक नहीं, मम्मी तो एकदम खुशी के मारे काफी खुश हो गई थी। तो वो भी था। फिर हम पापा को फोन करके बताए कि पापा या नहीं है। पापा जहाँ वो किसी क्लाइंट के घर पे थे, वहां पे रसगुल्ले मिला के पहले उनको भी खिलाया। फिर इतने लोगों को, काफी जितने भी लोग दोस्त थे या फिर फैमिली क्लोज फ्रेंड्स, सबको रसगुल्ला भिजवाया। यहाँ पे इस वीडियो में अभिनव से माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली अभिनव ने मेरे को बहुत प्यारा मैसेज किया और साथ साथ में रिजल्ट भी देगा, बट मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, रिजल्ट का दिन इंटर के इतने सारे बच्चों का प्यार मिला मेरे को, मैं लेजिट 2 दिन तक के रिप्लाई नहीं कर पाया। अभिनव अगर आपको भी याद होगा तो मैं आपको तीसरे दिन रिप्लाई कर पाया। मतलब इतने सारे बच्चों का प्यार था मेरे पास, एक तो इतने सारे एग्जामिशन, ठीक है, ऊपर से कपल ऑफ रैंक्स। अच्छा, कई बच्चे जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ वो मेरे से बात कर रहे हैं, जिनने कुछ फास्ट ट्रैक लिया, मतलब हर एक तरीके का बच्चा। मुझे याद है अभिनव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने आपको बोला भी था, मेरे भाई ये आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, आई वॉज फ्लडेड विथ मोर देन 2500 मैसेजेस। और उसमें अभिनव का मैसेज, अभिनव मेरे को बोल रहा है सर मेरा रैंक आया, मैं आपको भेजा हूँ, आपने रिप्लाई। मैं बोला यार मेरे भाई ने सच में मेरे से गलती है। और मैं अभिनव, आई एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी कि मैं उसको लेट देख पाया, ऑनेस्टली लेट देख पाया। बट जब मैंने वो मैसेज देखा और मैंने फिर अपनी वीडियो कॉल पे बात हुई, आई वाज लिटरली, मैंने बोला यार बहुत मजा आ गया। सो यू नो टिल दैट पर्टिकुलर 2 days मैं मैक्सिमम उन बच्चों का, क्योंकि सी जो बच्चे पास हुए उनका मेरे को ऊपर ही मैसेज दिख रहा था पास, बट बिलीव मी अभिनव, मैं वो पास के मैसेज से ज्यादा ना मैं उन मैसेज को देख रहा था, सर कुड नॉट बी क्लियर्ड, ये वो। क्योंकि क्या होता है देखो, अपन इस एग्जामिनेशन के अंदर में, हम सीए एग्जामिनेशन के अंदर में, यहाँ पे हम सभी को पता है मैक्स रिजल्ट जो आएगा वो 10 से 12%, बहुत हो गया 13% आएगा। मतलब बाकी के जो बच्चे हैं उन बच्चों को रियली सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कई बार वो खुद अंदर से टूट जाते हैं, कई बार ये कोर्स अपने आप को इतना तोड़ देता है। तो ये सारी चीजें होती है और मेरे को ऐसा लगता है कि आई शुड प्ले अ बिग रोल देयर, बिकॉज मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि वो पार्ट बहुत हार्ड होता है। बट इसी से एडेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा
सपोज अगर किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या किसी के, अब जैसे आप बहुत लकी, आपके फैमिली सपोर्टेड है, अगर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या कोई अंदर से टूट चुका है, वो बोलता है भाई साहब अब देना ही नहीं है स्पोर्ट्स, क्या आप कोई पीस ऑफ एडवाइस इसे दे सकते हैं? सर हाँ, अगर जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो उस चीज को आप कोशिश करके अपने फैमिली को मना सकते हैं, पर इन जनरल भी अगर सेल्फ मोटिवेशन है, अंदर से है कि देना है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। रजिस्टर करने तक का सपोर्ट चाहिए, उसके आगे आप खुद कहीं ना कहीं से अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो आप दे सकते हैं, उपाय निकाल सकते हैं। अगर ऑब्वियसली जब अगर फेल होता है, मैं भी सोचा था कि अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं क्या करूंगा, काफी वियर्ड सी फीलिंग होती है कि यही सोच के फीलिंग आता है कि क्या करूंगा, कैसे आगे वापस से मैनेज करूंगा, यही सोच के अंदर से जैसा आपने कहा ब्रेक हो जाता है। तो ये फीलिंग तो आती है, पर मायने वही रखता है कि आप उस फीलिंग को कैसे ओवरकम करते हैं। और उसे ओवरकम करने के लिए बेसिकली यू नीड टू टॉक टू पीपल। ऐसे सिचुएशन में आप जितने लोगों से बात करें, जितने लोगों से आप कैसे कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात करें, उन्होंने कैसे कोप अप किया था, ये सारी चीजें हेल्प्स अ लॉट। मतलब सबसे ज्यादा तो एक बात करना इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प्स अ लॉट, लाइक अ लॉट, या सो वो करके देख सकते हैं। एंड जनरली फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर से वापस से कॉन्फिडेंस जो ब्रेक हुआ है वो वापस से बिल्ड होने लगता है, एंड देन वी आर गुड टू गो। परफेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना माँ बाप होते तो हम यहाँ ना होते। मैंने आज तक कभी कोई रैंकर्स इंटरव्यू में ये नहीं सुना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इस रैंकर्स इंटरव्यू में सुने। फ्यू वर्ड्स फॉर योर मम्मी एंड पापा। सर एक मम्मी मैं पापा स्पीकर के व्यू लिए लेके आता हूँ, मैं आपको हाईलाइट में लेके आता हूँ। ये पर्टिकुलर पार्ट मैं चाहता हूँ कि सब सुने। स्टार्ट। अच्छा सर, मम्मी पापा के लिए कुछ वर्ड्स तो काफी कम ही है। मेरे पापा हमेशा से बस सपोर्टिव मैं थे मतलब ये पढ़ाई। पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से अपने मम्मी और पापा को कुछ कह दो जो आप उनसे फेस टू फेस नहीं कह सकते। और हाँ, वो नटखट सी जो बहन होती है जो आपको परेशान करती रहती है, उसके बारे में भी बोलना है। सर पापा इतने सपोर्टिव रहे हैं, मतलब आई एम लकी टू हैव माय फादर एंड माय मदर एज माय पेरेंट्स, एंड लाइक माय पापा इज सो मच सपोर्टिव कि पढ़ाई के लिए तो उनको कभी भी कुछ भी बोलो वो एकदम ऐसे रेडी हो जाते हैं कि हाँ रजिस्टर कर लो, इस एग्जाम में देना है ये दे दो, यहाँ पढ़ना है यहाँ पढ़ लो। और कभी उन्होंने कोई रुकावट लाई, और मैं इसके लिए इतना हैप्पी फील करता हूँ। मेरी मम्मी कंटिन्यूअसली मेरे बारे में सोचती रहती है, कंटिन्यूअसली। अगर मैं उदास होता हूँ मम्मी उदास हो जाती है, मैं खुश होता हूँ मम्मी मेरे से ज्यादा खुश हो जाती है। तो ये सारी चीजें जब पता चलता है कि कोई आपके बारे में इतना केयर करता है, इतना खुश है आपके लिए, तो दैट फील्स रियली हैप्पी। एंड लास्ट मेरी बहन के साथ काफी मस्ती मजाक चलती रहती है, एंड शी इज वन ऑफ द पर्सन जिसने मेरा दिमाग थोड़ा लाइट रखा है। मतलब अगर मैं नहीं पढ़ रहा रहता हूँ या कुछ कर रहा रहता हूँ तो वो मेरे को आके टोकती है, हाँ मत पढ़ो, और कोई काम तो है नहीं, मत पढ़ो। मतलब वो मजाक में ही टोकती है, मजाक में हंसी आती है, माइंड एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है, एंड फिर थोड़ा एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है कि नहीं हाँ भाई पढ़ने बैठना है। तो तो क्या ये वो भी इसी कोर्स में है कि उसने साइंस सिलेक्ट कर लिया? यार वो तो काफी छोटी है, अभी 7th में। चलो मतलब ठीक है, अभी इस कोटा फैक्ट्री से बाहर है वो। यस एग्जैक्टली। चलेगा। So Abhinav, if you want to say something to anyone, to me or anyone, आप कुछ बोलना चाहते तो डेफिनेटली। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो काफी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपके लेक्चर्स रिस्पेक्ट, यस सर एग्जैक्टली। क्योंकि जो मोटिवेशन आप अपने लेक्चर्स में देते थे वो थोड़ा मुश्किल था कहीं और से मिलना, एंड रेगुलर कांस्टेंट कभी कभी आप एकदम हार्ट टू हार्ट जो बात होती है ना वो आप कर देते थे, तो अंदर से एक मोटिवेशन बिल्ड हो जाती थी। एंड इन जनरल मेरे सारे फ्रेंड्स
जिन्होंने मेरे को ऑल थ्रू सपोर्ट किया इस चीज में। मेरे कई फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, जो जिनका अटेम्प्ट पेंडिंग था, सब सब साथ में थे, सबने कांस्टेंट सपोर्ट किया, मैंने भी दिया। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम एंड ऑल द अदर टीचर्स हु वर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। परफेक्ट। सो दैट्स इट अभिनव, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी लोगों का सबसे मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू, सिंगल डिजिट रैंक AIR 9 फ्रॉम अभिनव बरोलिया, पटना बिहार से। अच्छा एक बात बताइए हमें, हम पटना आएंगे, आप घुमाएंगे हमें? जी सर, बिल्कुल, काहे नहीं। लिट्टी चोखा खिलाएंगे वहाँ का? जी जी, फेमस वाला खिलाएंगे। फेमस वाला खिला दीजिएगा। और क्या कराएंगे पटना में? और तो बहुत कुछ है घूमने के लिए, सब जगह घुमा देंगे आप। चलो बहुत बढ़िया। So thank you so much Abhinav for joining us, and you stay happy, you keep your family happy। मेरे और वीलन की तरफ से आपको कुछ आने वाला है, आपका एड्रेस है मेरे पास, तो मेरे और वीलन की तरफ से आपको कुछ पहुंचने वाला है, तो बेसब्री से इंतजार करिए क्योंकि वो चीज़ आप तक पहुंचने ही वाली होगी। ये सरप्राइज एलिमेंट था आपके लिए, तो वो चीज़ आप तक पहुंचने वाली होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और अपना परिवार बिल्कुल सदैव सुखी रहे। और हाँ अभिनव, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी बनती है, जो मैं चाहूंगा, मैं आपके ऊपर कास्ट करना चाहूंगा एज अ बड़ा भाई। आप जितने भी बच्चे आप तक कांटेक्ट करें, आप तक पहुंचे और आपसे मदद मांगने आए, मुझे ऐसा लगता है एक CSR एक्टिविटी आप जरूर करेंगे और जरूर करिएगा। श्योर सर। यस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।